Coming to the last part of this chapter, starting with the heading Transport of Carbon Dioxide. हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 to 25%। ठीक है, हीमोग्लोबिन CO2 का जो ट्रांसपोर्ट करता है 20 to 25% इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जो ये बाइंडिंग है वो CO2 के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मेजर फैक्टर है जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। जब पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है टिश्यू में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा बाइंडिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंडिंग होती है। वहीं पर पार्शियल प्रेशर CO2 का जब लो होता है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होता है एल्वियोलाई के अंदर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा CO2 का फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ से सिर्फ अगर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, that means binding of carbon dioxide with hemoglobin will takes place as in case of tissue. But if we talk about the alveoli where partial pressure of oxygen is high and partial pressure of CO2 is low, that means dissociation of the carb amino hemoglobin will takes place। ठीक है, CO2 जो कि बाउंड हुई थी हीमोग्लोबिन से टिश्यू फ्रॉम द टिश्यू, CO2 जो बाइंड हुई थी हीमोग्लोबिन से और CO2 कहाँ से आई थी, टिश्यू से, वो डिलीवर हो जाती है कहाँ पर, एल्वियोलाई के अंदर। RBC के अंदर एंजाइम हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। एंजाइम कौन सा होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस, और कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में प्लाज्मा के अंदर भी ये कार्बनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, RBC के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की, और साथ में कुछ माइन्यूट क्वांटिटी इसकी कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होती है। ये एंजाइम क्या करता है, इस रिएक्शन को, नीचे दी गई रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में फैसिलिटेट करता है। अगर CO2 और H2 है, दोनों आपस में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस फॉर्म करते हैं H2CO3 एंड दैट H2CO3 will dissociate in the form of bicarbonate plus H ion। और अगर हम इसकी द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि बाइकार्बोनेट प्लस H ion H2CO3 बना सकते हो। H2CO3 फिर फर्दर CO2 प्लस H2O में टूट जाता है। टिश्यू साइड की बात करें जहाँ पर CO2 का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म की वजह से CO2 डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है, RBC और प्लाज्मा के अंदर, और वहाँ पर क्या बना लेती है, बाइकार्बोनेट और H ion। ठीक है, दैट मीन्स आपकी जो रिएक्शन है वो कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। कब जा रही है, जब आपकी CO2 और H2O, ये लीच एटलेट से भी समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है रिएक्टेंट, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। तो CO2 प्लस H2O बनाता है H2CO3, फिर उसके बाद H2CO3 किस में चला जाएगा, बाइकार्बोनेट और H ion में। लेकिन ये कब है, जब आपका CO2 पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो टिश्यू साइड पे CO2 का टिश्यू साइड पर क्या था, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, इसी वजह से वो क्या बना लेता है, ये डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड में ये क्या बना लेती है, बाइकार्बोनेट और H ion। एल्वियोलर साइड की बात करते हैं, एल्वियोलर में क्या हो, एल्वियोलाई साइड पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से CO2 जो है टिश्यू लेवल की बात करें तो वो कैसे ट्रैप्ड हो जाती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि टिश्यू साइड पे क्या था, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड H ion। दैट मीन्स रिएक्शन इज गोइंग टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, टिश्यू साइड पर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 ट्रैप्ड हो जाती है और वो ट्रांसपोर्ट होती है एल्वियोलाई में, जो कि रिलीज हो जाती है एज अ CO2। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ, और वो एल्वियोलाई में CO2 क्यों बना, क्योंकि रिएक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है, तो दैट मीन्स इस तरीके से CO2 ट्रैप्ड हो जाती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एट द टिश्यू लेवल और ट्रांसपोर्ट हो जाती है एल्वियोलाई में एंड इज रिलीज्ड आउट एज CO2, और CO2 की फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगी एल्वियोलाई साइड में। Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अगर हम 100 ml की बात करते तो हर एक 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिलीवर करता है लगभग 4 ml CO2 का एल्वियोलाई में। रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है जिससे वो मेंटेन कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम को।
बॉडी टिश्यू की डिमांड के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट किया जा सकता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एबिलिटी होती है। एक स्पेशलाइज सेंटर जो मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, एक स्पेशलाइज सेंटर जो मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। मेडुला रीजन कहाँ पर? ब्रेन के अंदर। उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। ये क्या है? इस रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेडुला रीजन के अंदर, ब्रेन के मेडुला रीजन के अंदर एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, और ये क्या करता है? इस रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। एक अनदर सेंटर प्रेजेंट है पोन्स रीजन में, ब्रेन के पोन्स रीजन में, जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। ठीक है। एक मेडुलरी रीजन में हो गया ब्रेन के, और दूसरा कहाँ हो गया? न्यूमोटैक्सिक सेंटर ब्रेन के पोन्स रीजन में प्रेजेंट हो गया, एक मेडुलरी रीजन में और एक पोन्स रीजन में। ठीक है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल जो इस सेंटर से आ रहे हैं, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। जो न्यूरल सेंटर इस सेंटर से आएंगे तो क्या कर सकते हैं? इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, और इसी तरीके से रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर किया जा सकता है। एक कीमोसेंसिटिव एरिया रिदम सेंटर के एडजेसेंट में सिचुएट होता है, जो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और एचआईन कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट में सिचुएट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। किसके लिए? CO2 के और एचआईन के लिए। अगर इन सब्सटेंस में इंक्रीमेंट हो जाता है, जैसे CO2 या फिर एचआईन में, तो ये क्या कर देते हैं? इन सेंटर को एक्टिवेट कर देता है कि नहीं, पोन्स रीजन, जहाँ पर पोन्स रीजन में जो एक सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और मेडुलरी रीजन में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसको, इन सेंटर को क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट कर सकती है अगर इन CO2 और एचआईन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। इन सब्सटेंस में इंक्रीज होने से इन सेंटर एक्टिवेट हो सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल दे सकते हैं, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रेस्पिरेटरी रिदम टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। तो रेस्पिरेटरी रिदम में सिग्नल को टर्न कर सकते हैं जिससे नेसेसरी एडजस्टमेंट हो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर, जिससे इन सब्सटेंस को एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है। Respiratory receptor associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and HIN concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action. आओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी से भी कुछ रिसेप्टर एसोसिएट होते हैं जो रिकग्नाइज कर सकते हैं इन CO2 और HIN की कॉन्सेंट्रेशन को। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो ये रिसेप्टर उसको क्या कर लेते हैं? रिकग्नाइज कर लेते हैं, और फिर अप्रोप्रिएट या फिर नेसेसरी सिग्नल रिदम सेंटर को सेंड करते हैं कि जिससे कुछ रेमेडियल एक्शन हो सके। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के रोल की कि रेस्पिरेटरी रिदम में क्या रोल है ऑक्सीजन का, तो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीजन का रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है उसका। कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट अस्थमा, सेकंड एम्फाइसेमा, फिर थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फाइसेमा क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होने लगती है जिसकी वजह से वीजिंग होने लगती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स में क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। ठीक है। तो अस्थमा में क्या होता है? डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में ड्यू कॉजिंग वीजिंग, और ये क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये याद रखिएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एम्फाइसेमा में क्या है? ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जहाँ पर एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। क्या हो जाती है? एल्वियोलर वॉल्स क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। एक मेजर कॉज रेस्पिरेटरी एम्फाइसेमा का क्या है? सिगरेट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग में क्या होता है? एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, और इसी की वजह से क्या हो जाता है? एम्फाइसेमा। या फिर ये कहिए कि एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। सॉरी, एम्फाइसेमा क्यों होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ये मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग एम्फाइसेमा के लिए। ठीक है। फिर आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें ग्राइंडिंग की और या फिर स्टोन ब्रेकिंग की, तो इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है। तो हमारी बॉडी जो है, जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, हमारी बॉडी के अंदर जो लड़ने की ताकत होती है फॉरेन पार्टिकल से,
तो वो क्या हो जाती है, इतना फुल्ली कोप अप नहीं कर पाती है, लड़ नहीं पाती है ऐसी सिचुएशन में। तो अगर इस तरीके से लॉन्ग एक्सपोज़र होता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक जो है इंसान डस्ट के एक्सपोज़र में रहता है, तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाता है, वो बढ़ने लगते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, और इस तरीके से लंग डैमेज, बहुत ज़्यादा सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। उनको वर्कर्स को होना चाहिए, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं, कि वो प्रोटेक्टिव मास्क का इस्तेमाल करें, उसको करें। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर का एंड होता है।